हेलो डियर लर्नर, स्वागत, अभिनंदन, वंदन आप सभी का केवीआर लर्निंग एकेडमी में। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त, होस्ट एंड मेंटर रविंदर सर। और हम लोग यहां पर फिर एक बार आ चुके हैं। किसके लिए? तो आप लोगों का जो एसएससी जीडी का 2026 में एग्जाम होने वाला है या उसके बाद होने वाला है, अगर आप लोग फ्यूचर में भी वीडियो देखिएगा तो उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगा। तो हम लोग यहाँ पर पीवाईक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले हम लोगों ने एक जो पीवाईक्यू आपका था जीके का वो डिस्कस किया था, जो एक शिफ्ट का एग्जाम जो हुआ था। और ये एग्जाम जो आपका हुआ था वो 2025 में ही हुआ था। तो उसका एक शिफ्ट का हम लोगों ने जीके को देखा था कि किस तरह से जीके आप लोगों को पूछता है, जीएस किस तरह से पूछता है। और उसका एक होलिस्टिक एनालिसिस हम लोगों ने किया था। तो आप लोग तो देश की सेवा के लिए जाने वाले हैं और जानते हैं कि देश की सेवा करना चुनौती से भरा काम होता है। तो आप लोगों को विशेष नमन कि आप लोग इस फील्ड को चुने हैं कि आप लोग देश की सेवा कीजिएगा, ताकि जो बाकी देशवासी है वह सुरक्षित महसूस कर सके। तो चलिए हम लोग आज फिर एक बार इस क्लास में जो आपका जो पीवाईक्यू पूछा है, ये आपका एग्जाम हुआ था इस शिफ्ट में 5/2 को हुआ था, 5/2/2025 को शिफ्ट 1 में हुआ था। तो इसमें जो जीके का क्वेश्चन पूछा गया था, जीएस का क्वेश्चन पूछा गया था, हम लोग उस 20 क्वेश्चन को देखेंगे, एनालाइज करेंगे। और आप लोगों का जो 2026 में एग्जाम शेड्यूल है या उसके बाद शेड्यूल है, तो वो लोग इस वीडियो को देख करके आसानी से एक होलिस्टिक एनालिसिस कर पाएंगे, एक जो है प्लान ड्रॉ कर पाएंगे कि किस तरह से जीके को पढ़ना है ताकि जीके में अधिक से अधिक नंबर आए। ठीक है, तो चलिए क्लास को बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं और लेते हैं हम लोगों का पहला सवाल जो पूछा गया था। तो ये सवाल आपका हिस्ट्री से है, मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, अगर देखने में कोई दिक्कत हो तो थोड़ा सा मैं साइड हो रहा हूँ। देख लीजिए, क्वेश्चन है कि भीमराव रामजी अंबेडकर ने किस वर्ष महार सत्याग्रह, क्या है ये, महार सत्याग्रह है, इसको महार सत्याग्रह भी कहा जाता है, का नेतृत्व किया था। तो आप लोगों को पता होगा अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो उनके लिए मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि 20 मार्च 1927 को, 20 मार्च 1927 को 27 को भीमराव अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर साहब जो है, महार जगह है, कहाँ है ये, महाराष्ट्र में है, तो वहां पर इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो कारण क्या था इस आंदोलन करने का? कारण ये था कि जो दलित समाज के लोग थे उनको वहाँ के जो तालाब था वहाँ पर पानी नहीं पीने के लिए दिया जाता था, उनसे उन्हें उस चीज़ से वंचित कर दिया गया था। तो दलित का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था। तो इन सब से क्षुब्ध होकर के जो बी आर अम्बेडकर साहब ने निर्णय लिया कि एक आंदोलन चलाया जाए। और जाकर के जो वो तालाब था, जो ये आपका महार जगह पर, वहाँ पर जाकर के एक पूरा जो दलित समुदाय के द्वारा एक आंदोलन किया गया, उसका नेतृत्व जो बी आर अम्बेडकर साहब ने किया। और जाकर के फिर ये आंदोलन पूरे जो है पूरी देश में इसकी चर्चा होने लगी। और एक तरह से कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं सफल भी रहा। तो हम लोगों को ये बताना है कि किस वर्ष पूछा है, तो किस वर्ष होगा, तो इसका सही आंसर आप लोग अब जान गए होंगे, ये हुआ था 1927 में। अगर डेट पूछे तो ये 20 मार्च 1927 हो जाएगा। ऐसे भी पूछ सकता है कि किसने किया था, कहीं पे नाम ना दे, तुम्हारा आंदोलन की नेतृत्व किसने किया था, अगली बार हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछ दे। तो वहां पर अब आसानी से आप लोग जवाब दे पाइएगा कि किसने किया था। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है घुमा फिरा के, तो इसलिए हमेशा क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए। तो एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं उस चीज को भी देखिए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, कहता है कि सामान्यतः स्टोन वार्ट के नाम से जानी जाने वाली हरे सेवन, क्या है ये, ग्रीन एलजी है, ग्रीन एलजी। ठीक है, कि कौन सी प्रजाति को प्राय पौधा समझ लिया जाता है? मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, आप लोग इसका आंसर, माफ कीजिए, इसका ऑप्शन देखिए। ऑप्शन आप लोग देख करके गेस कीजिए कि क्या होगा। अगर पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो मैं बताता हूँ। तो ये वैसे इसको चारा बोला जाता है, यहाँ पे कारा लिखा है। ठीक है, तो एक ऑप्शन एक ये हो गया, बी में केल्प हो गया, ग्रेसेलिया ग्रेसेलेरिया हो गया आपका ऑप्शन 3, और सर्गो राम आपका हो गया ऑप्शन 4। तो आप लोग अगर
देखिएगा ये एलजी को, हरे सेवाल सेवाल को, तो ये बिल्कुल पौधा की तरह लगता है। उसमें भी नोड होता है, इंटरनोड होता है, इस तरह से आपको नोड होगा, इंटरनोड होगा। लेकिन एक्चुअल में ये सामान्यतः पौधा नहीं होता है, प्रायः ये पौधा नहीं होता है। तो ये होता क्या है, आप पूछ सकते हैं सर ये होता क्या है। तो ये एक्चुअल में जो होता है ना, ये CaCO3 होता है। क्या होता है ना कि ऊपर से ये ढका रहता है, ऊपर से ढका रहता है, स्केलेटन बना के रखता है इसके ऊपर से। तो इसीलिए इसको जो है क्या होता है, अक्सर पौधा समझ लिया जाता है। और ये जो आप क्या पूछा है कि प्रायः समझ लिया जाता है, स्टोन वाट के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टोन वाट किसको है, तो ये प्रजाति है, इसको बोला जाता है चारा बोला जाता है ना, इसकी ये एक प्रजाति है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस तरह का ये क्या बोलते हैं, पौधे की तरह ही दिखता है, लेकिन उसपे ये इस तरह का परत उस पे जमा रहता है CaCO3 का। ठीक है, चलो हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, और ये का क्वेश्चन उस समय काफी न्यूज में था, तो इसलिए ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स में पूछा था। ये पिछला क्वेश्चन जो था, ये एक तरह से क्वेश्चन वो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है, इस चीज को भी याद रखिएगा। ठीक है, ज्योग्राफी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल के किस त्योहार को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जगह मिली है। ये क्वेश्चन पूछा था, और आप लोग को पता होगा कि पश्चिम बंगाल में ऐसा कौन सा पर्व है जो काफी फेमस है। अगर हम लोग बिहार की बात करें तो यहाँ पे छठ काफी फेमस है, बाकी भी पर्व होता है लेकिन छठ काफी फेमस है। उसी तरह अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल के, तो वहाँ पर एक पर्व है जो कि काफी फेमस। इसी तरह आप जिस भी राज्य में रहते हैं या जिस भी जिले में रहते हैं, जिस भी सिटी में रहते हैं, वहाँ पे कोई ना कोई पर्व ऐसा होगा जो कि काफी फेमस होगा, तो आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं। तो ये अगर हम लोग इसके आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा दुर्गा पूजा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा काफी धूमधाम से मनाया जाता है, काफी फेमस है। तो इसे जो है यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में इसको शामिल किया गया है। इसीलिए ये क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा था, समझे। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसलिए करंट अफेयर्स में हमेशा अलर्ट रहिएगा कि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। ठीक है, कि खाद्य आयात पर भारत की निर्भरता पर हरित क्रांति, किसका पूछ रहा है, हरित क्रांति, माफ कीजिए, हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन का जो है हमारी खाद्य निर्भरता पर क्या प्रभाव पड़ा, ये क्वेश्चन है। आप लोग आंसर देने से पहले इसमें एक बार ऑप्शन को देख लीजिए कि इसमें ऑप्शन एक है खाद्यान्न आयात पर निर्भरता में कमी, खाद्यान्न आयात पर निर्भरता बढ़ी, खाद्यान्न आयात पूरी तरह से बंद हो गया, खाद्यान्न आयात पर निर्भरता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर इसको एलिमिनेशन मेथड से हम लोग बनाते हैं, अगर कोई क्वेश्चन हम लोगों को नहीं आता है तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड से भी क्वेश्चन को बनाते हैं, सॉल्व करते हैं प्रश्न को। तो अगर हम लोग यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अगर यूज करें, मान लीजिए कि क्वेश्चन वहाँ पर लगता है कि सारे के सारे ऑप्शन मिलता जुलता है, तो इसमें एलिमिनेशन मेथड भी हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए किस तरह से हम लोग एलिमिनेशन मेथड से इसको बनाएंगे। तो पहला कह रहा है कि खाद्यान्न आयात पर निर्भरता में कमी, ये तो सही लग रहा है। ठीक है, इसको रहने दीजिए। खाद्यान्न आयात पर निर्भरता बढ़ी, अगर भाई हरित क्रांति के बाद जानते हैं कि गेहूं और धान की पैदावार में काफी वृद्धि हुआ, और धान की पैदावार में काफी वृद्धि हुआ, तो ये संभव है कि खाद्यान्न आयात पर निर्भरता बढ़ी, नहीं हुआ। ये जो आयात पर निर्भरता नहीं बढ़ी, ये कम हो गया। खाद्यान्न आयात पूरी तरह से बंद हो गया, ऐसा नहीं है, खाद्यान्न का आयात अभी भी भारत करता है। ठीक है, अभी भी दालें और बाकी चीजें जैसे आपका तेल हो गया, इसका आयात अभी भी भारत करता है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, खाद्यान्न आयात पूरी तरह से बंद नहीं हुआ। खाद्यान्न आयात पर निर्भरता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये तो परिवर्तन हुआ ऑब्वियसली। तो इसका ऑप्शन नंबर एक कहता है कि खाद्यान्न आयात पर निर्भरता में कमी हुई, ऑब्वियसली ये हुआ। तो अभी जो है भारत क्या है, आत्मनिर्भर है खाद्यान्न के मामले में। अभी तो हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, कुछ ऐसे जो खाद्यान्न है जिसका इंपोर्ट भी करते हैं, आयात भी करते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में। हम लोग क्या है, नेट एक्सपोर्टर है खाद्यान्न का।
ठीक है, तो ये परिवर्तन हुआ। तो इस तरह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में, इस क्वेश्चन था और आसान क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित, क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो वर्ड है इसको एक बार हाईलाइट कर लीजिए। तो मानव निर्मित क्या कह रहे हैं, मानव निर्मित, मानव के द्वारा जो बनाया गया जल निकाय है। क्या है, मानव के द्वारा जल निकाय है जो किसी नदी या जलधारा के प्रवाह को अवरुद्ध यानी कि रोकने के लिए बनाया जाता है। ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा सा साइड हो लेता हूं और आप लोग एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए और इसका ऑप्शन भी देख लीजिए। ऑप्शन क्या है, तो ऑक्सबो लेक एक नंबर एक में ये ऑप्शन है। दूसरा है मोहाना एस्चुरी, उसको जो है ट्रांसलेट किया तो मोहाना हो गया, वैसे एस्चुरी ही बोलते हैं। लेगून हो गया, बोल लेगून इसमें जो है, और एक जलाशय हो गया, रिजर्वायर। तो देखिए ऑक्सबो लेक के बारे में आप लोगों को बता दूं, अगर ज्योग्राफी आप लोग ने पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात, आप लोग जानते होंगे। और जो उनको अभी ये चीज़ पता नहीं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जो ऑक्सबो लेक होता है कि अगर नदी का प्रवाह, आप देखिए कि नदी एक प्रवाह में चलता है और नदी अपने प्रवाह के साथ साथ कंकड़ पत्थर और बालू का कण भी लेके चलता है। तो क्या होता है कि नदी अपने साइड में उसको जमा करते जाता है। तो आप लोग देखते होंगे अक्सर कि कहीं कहीं पे नदी का जो जल होता है ना वो अपना मार्ग बदल लेता है। क्यों बदल लेता है कि उसके अंदर जो कंकड़ पत्थर और ये बालू की कणें होती है वो जमा हो जाता है, उसका मार्ग को क्या करता है, अवरुद्ध कर देता है। बस के बाद देखिएगा कि नदी का थोड़ा सा जो वो जल वाला भाग है वो कट के अलग हो जाता है। क्या होता है, वो कट के अलग हो जाता है और नदी फिर नए मार्ग से वो चलने लगता है। तो ये गाय के खुर की तरह कुछ इसका आकार दिखता है, इसीलिए इसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक बोलते हैं। इस तरह का वो होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये मानव के द्वारा निर्मित नहीं है, ये मानव नहीं बनाता, ये ऑटोमेटिक ये जो है नदी के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इसको हटा दीजिए। इस के बारे में पता होगा कि नदी जो है समुद्र में अगर वो जल को गिराता है तो उसके मुहाने पे वो जो इस तरह के फॉर्म बनता है, उसको क्या बोलते हैं, स्टोरी बोलते हैं। ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी नदी के द्वारा खुद ब खुद बनाया जाता है। उसके बाद आपको लेगून हो गया, लेगून भी नदी के द्वारा ही बनाया जाता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, और दुनिया का सबसे जो बड़ा लेगून है, कौन से लेगून है आप लोग बताइएगा कमेंट करके। अगले क्लास में हम लोग बताएंगे कौन सा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पढ़े होंगे लेगून के बारे में। तो आप लोग बताइएगा, फिर हम इसके बारे में और आपको बताएंगे अगर आप लोग आंसर नहीं दीजिएगा तो। ठीक है, उसके बाद देखिए जलाशय। जलाशय ऑब्वियसली मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, तो ये जलधारा के प्रवाह को अवरुद्ध करने के लिए किया जाता है। और उससे क्या होता है कि मान लीजिए नदी है, इस पे जो है बांध बना करके जलाशय बनाया जाता है और इस जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है, पीने के लिए किया जाता है, वह हाइड्रो इलेक्ट्रिक के लिए किया जाता है। ठीक है, इस तरह से किया जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये किस तरह से क्वेश्चन पूछ पूछ रहा है आप लोग समझते जा रहे होंगे। ठीक है, आगे जाके हम लोग इतना टाइम नहीं देंगे इस चीज़ को इसमें। देखिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर के लिए नंदी बोल रहे, ये नदी बोल हो जाएगा, यहाँ पे नंदी होगा। नंदी पुरस्कार हर वर्ष किस राज्य में प्रदान किया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है ये लगभग करंट अफेयर से है। तो करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन उस समय में काफ़ी हाईलाइट में था, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये जो नंदी पुरस्कार है ना, ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। और विरूपाक्ष मंदिर के बारे में आपको, लेपाक्ष माफ कीजिएगा, लेपाक्षी मंदिर के बारे में आप लोग सुने होंगे। तिरुपति मंदिर के बारे में आप लोग सुने होंगे। तो जो लेपाक्षी मंदिर है ना, लेपाक्षी मंदिर में आपको नंदी का, नंदी यानी क्या है, बैल है भगवान शिव का, क्या है वो, सवारी है। तो नंदी का जो है मूर्ति है, अखंड मूर्ति है। अखंड मतलब एक ही पत्थर से बनाया गया लेपाक्षी मंदिर, उसी के नाम पर ये नंदी पुरस्कार रखा गया है। और ये पुरस्कार जो होता है ये 4 टाइप में दिया जाता है। एक होता है आपका, इसको बोलते हैं कौन सा, सोना होता है,
उसको स्वर्ण बोलते हैं, स्वर्ण होता है सोना। दूसरा होता है आपका ये चांदी का हो जाता है। तीसरा हो जाता है आपका कांसा का हो जाता है। और चौथा जो होता है वो तांबा का हो जाता है। इसलिए 4 तरह का इसमें ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, स्वर्णम, उसके बाद चांदी, कांसा और तांबा, ये 4 तरह का पुरस्कार होता है। इसको अगर तेलुगु में देखिएगा तो कुछ दूसरा लैंग्वेज में बोलता है, और मेरा तेलुगु तो उतना प्रोफिशिएंट हम नहीं है तेलुगु में, इसलिए मैंने इसको हिंदी में बता दिया इस तरह से। ठीक, तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं इस तरह से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि भारत के इनमें से किस पड़ोसी देश में मिलियन शहरों, मिलियन जानते होंगे कि 10 लाख से अधिक आबादी वाली शहर को मिलियन शहर बोला जाता है, सबसे अधिक है। भारत के इनमें से किस पड़ोसी देश में, हमारे पड़ोसी देश जो ये सारे हैं, और आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों का रिश्ता इनमें से किसके साथ अच्छा है किसके साथ नहीं है। तो आप लोग अगर इस क्वेश्चन को देखिएगा तो ये वर्ल्ड पॉपुलेशन जो रिपोर्ट जो जारी किया जाता है किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा, तो उसके हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा है। एक तरह से कह सकते हैं ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक, तो एक चीज इसमें आप लोग देखिएगा, अगर कॉमन सेंस इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो आप लोग याद रखिएगा कि बांग्लादेश की जो जनसंख्या है, नेपाल की जनसंख्या है, श्रीलंका की जनसंख्या, श्रीलंका की जनसंख्या लगभग 2 से 2.5 करोड़ के बीच में है, कहीं पे 2 से 2.5 करोड़ के बीच में है। नेपाल की बात किया जाए तो लगभग 3 करोड़ के आसपास है। ठीक है, पाकिस्तान की जनसंख्या 25 करोड़ के आसपास है, समझते हो, और बांग्लादेश की लगभग 17 करोड़ के आसपास है। ये 2025 का ये प्रोजेक्टेड आंकड़ा है, 2025 के करोड़ के आसपास है। ऑब्वियसली है कि अगर जनसंख्या सबसे ज्यादा पाकिस्तान की है तो संभावना है, देखो ऐसा होगा ये 100% सही भी नहीं हो सकता, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है कि पाकिस्तान की जनसंख्या 25 करोड़ है, तो इसकी बहुत बड़ी संभावना है कि उसके जो जनसंख्या शहरों के ऐसा कुछ शहर होगा जिसकी जनसंख्या ऑब्वियसली 10 लाख से ज्यादा होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिससे हम लोगों का क्या रहता है, 36 का आंकड़ा रहता है, जानते ही है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि राज्य सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियमावली, या नियमावली होगा या नियमावती कर दिया है, नियमावली, ठीक है इसको वली कर देना, कौन बनाता है। तो अगर आप लोग पॉलिटी को पढ़े होंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़े होंगे, तो उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। और अगर आप लोग अनुच्छेद 166 को पढ़े होंगे तो और आसानी से इसका जवाब दे देंगे कि भारतीय संविधान, संविधान का अनुच्छेद 166 में दिया गया है कि अनुच्छेद 166 में दिया गया है कि राज्य सरकार के संचालन के लिए, कार्य के संचालन मतलब आसानी से जो संचालन हो उसके लिए राज्यपाल 166 के तहत, राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल 166 अनुच्छेद के तहत जो है ये नियमावली बनाता है कि कौन कौन सा मिनिस्ट्री को देखेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा राज्य का राज्यपाल। इसमें दिया है कि राज्य का मुख्य सचिव ये नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, और अब महाधिवक्ता भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राज्य का राज्यपाल, संविधान के अनुच्छेद 166 के द्वारा। ठीक है, ये पावर राज्यपाल को दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों को 20 क्वेश्चन करना है तो ज्यादा टाइम भी हम लोग इसमें नहीं दे सकते हैं। देखिए, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे या थी, ये क्या बोल रहा है, स्वर्ण पदक जीतने वाले। तो ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स से है। तो उस समय के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो उस समय आप लोगों को पता होगा, उससे पहले एक खिलाड़ी थे जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, कहाँ पर, तो ओलंपिक में भी जीता था। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर देखिएगा तो पीटी उषा नहीं
अंजू बॉबी जॉर्ज नहीं, अंजू बॉबी जॉर्ज मुझे लग रहा है कि शायद चौथा स्थान इसको मिला था वर्ल्ड एथलेटिक्स में एक समय में, जब ये शायद ये लंबी कूद की जो खिलाड़ी है। ठीक, तो इसमें चौथा स्थान से मिल्खा सिंह नहीं। नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा क्या है, जेवलिन थ्रो, भाला फेंक, पता होगा भाला फेंक। तो इनको ही ये स्वर्ण पदक मिला था विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, और उस बार इन्होंने रिकॉर्ड उस हिसाब से 88.117 मीटर का भाला फेंक किया था। समझते हो, इतना दूर जो है भाला को फेंक दिया था, तब जाके ये पहला स्थान लाया था। ठीक है, और इससे पहले भी इन्होंने ओलंपिक में भी मेडल जीता, फिर दोबारा ओलंपिक उसमें भी मेडल जीता। तो इस तरह से ये एक हमारे जो देश के लिए क्या है, गौरव का क्षण था कि विश्व एथलेटिक्स जैसे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत के लेके आया। ठीक है, और आप लोग तो देश सेवा के लिए तत्पर है ही, कि देश सेवा के लिए जाने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी हमारे देश की सुरक्षा और जो हमारी संस्कृति बाकी चीज़ें उसको संजो करके रखिएगा। ठीक है, तो आप सबों को नमन कि आप लोगों ने इतनी जो है देशभक्ति, और आप लोगों ने जो अपनी ये देश के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए ठाने हैं, सच में आप लोग तो सल्यूट के पात्र जरूर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्ट्रीट्स ऑफ कलकत्ता और डांसिंग ड्रम प्रिय ट्रैक है। ट्रैक मतलब एक तरह का सॉन्ग है कि दो लोकप्रिय ट्रैक, ये यहाँ पे डैश होगा किसका होगा का लोकप्रिय ट्रैक है। ठीक है, ये था कि प्रिय ट्रैक है डैश का किसका है। तो ये क्वेश्चन जो है जीके से है, तो आप लोग देख लीजिए। ये इसका सही आंसर हो जाएगा अनंत शंकर। इसमें कुछ समझाने के लिए ज़्यादा नहीं है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को आपको जानना है तो करंट अफेयर्स को हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें बार बार आते रहता है। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं, जहाँ पर क्वेश्चन को समझाने का रहेगा वहाँ पर हम समझा देंगे। हम लोगों का काम ही यही समझाना, और यहाँ पे तो हम लोग एनालाइज करेंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन अब डायरेक्ट क्वेश्चन यही आएगा, इसकी संभावना ना के बराबर है, लेकिन इसके बेसिस पे हम लोग नया चीज भी पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, रोहिंग्या संकट शब्द के मुख्य रूप से भारत सहित विभिन्न क्षेत्रों में शरण लेने के लिए आने वाले किस पड़ोसी देश के शरणार्थी शामिल है। तो रोहिंग्या संकट, और रोहिंग्या के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये कहाँ के रहने वाले हैं। तो मैं उम्मीद तो यही करूंगा कि आप सभी जानते होंगे। अगर जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि रोहिंग्या जो है कहीं के निवासी नहीं है। अब कहिएगा सर ये कौन सी बात हुई, निवासी नहीं मतलब कहीं के, अभी ये इसकी नागरिकता जो है ना कहीं नहीं है, कोई भी देश इसको नागरिकता नहीं दे के रखा है। इसको जो है ना राजविहीन नागरिक बोलते हैं या स्टेटलेस पीपल बोलते हैं। ठीक, अब कहिएगा ये क्या होता है सर, तो ये जो है ना रोहिंग्या जो है, ये वैसे म्यांमार के रहने वाले, म्यांमार में ये रहते थे। म्यांमार के जो रखाइन प्रोविंस है, रखाइन प्रांत है, वहाँ पर ये लोग रहते थे। 1982 में म्यांमार सरकार के द्वारा इनकी नागरिकता छीन ली गई। कब? 1982 में। 1982 में इनका जो नागरिकता था म्यांमार सरकार के द्वारा छीन लिया गया। इसका कारण क्या था? तो ये जो म्यांमार सरकार है ना, या म्यांमार के जो, अगर हम लोग पॉपुलेशन की बात करें तो मेजोरिटी पॉपुलेशन वहाँ पे बुद्धिज्म को फॉलो करता है, बुद्धिज्म को मानने वाले हैं। ठीक, तो 1982 में हुआ यूं कि जो म्यांमार सरकार थे उनका मानना ये था कि रोहिंग्या जो है ना वो बांग्लादेश से प्लान करके यहाँ पर के आके बस गया था रखाइन प्रांत में। ठीक, इसलिए इनका नागरिकता छीन लिया गया। अब हुआ ये कि रोहिंग्या का जो नागरिकता छीना गया, तो इन लोगों ने लोकल स्तर पर जो इनके जो कुछ गुट थे, तो उन लोगों ने अपना अपना हथियारबंद सेना बना लिया, गुट बना लिया, और सरकार के खिलाफ लड़ने लगा। उनमें से कुछ ऐसा संगठन था जिन्होंने म्यांमार सरकार से जो है खून खराबा वहाँ पे करने लगा अपनी मांगों को लेकर के। उसके बाद म्यांमार सरकार या म्यांमार आर्मी के द्वारा कुछ ऑपरेशन चलाया गया कि काफ़ी सारे रोहिंग्या को मार दिया गया। अब किया तो कोई और, उसमें जो है कुछ निर्दोष थे वो भी मारे गए। इस डर से ये रोहिंग्या वहाँ से पलायन कर गए और आकर के बांग्लादेश, भारत और अलग अलग देश में जाकर के ये बस गए। तो अभी सबसे ज़्यादा बांग्लादेश का जो कॉक्स बाजार एरिया है, अगर बांग्लादेश का आप लोग मैप देखिएगा
तो वहाँ का जो कॉक्स बाजार एरिया है, वहाँ पर ये लोग अभी ज़्यादा संख्या में है। हालांकि भारत में भी काफ़ी सारे रोहिंग्या आकर के बस गए, तो आप लोगों को ये चीज़ पता होगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में जाने, तो मुझे उम्मीद है कि अगर इससे संबंधित क्वेश्चन अब आएगा तो आप लोग आसानी से आंसर कर पाइएगा। तो ये किस पड़ोसी देश के शरणार्थी शामिल है, तो ये हो जाएगा म्यांमार। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य एक हार जिसको समझिए कि के रूप में जाना जाता है, जहां एक नर्तक या नर्तकी एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है। मतलब एक ही वो अलग अलग भूमिका निभाता है, कहीं जो है वो एक्टर का निभाता है, तो कहीं विलेन का भी निभाता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ क्वेश्चन का। और एक हार के रूप में मतलब एक ही तरह से सिर्फ और सिर्फ अपने प्रदर्शन के द्वारा ये चीज दिखाता है। इस नृत्य को आप लोगों को बताना है। तो ये कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? आप लोग जानते होंगे कि कथकली कहाँ का ये नृत्य है। तो कथकली जो है ये केरल का है, पता होगा आप लोगों को। कुचिपुड़ी कहाँ का है? ये आंध्र का है, आंध्र प्रदेश का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का? ये भी केरल का है। और आपका भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। तो इस अगर इस शास्त्रीय नृत्य के बारे में आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन ये कठिन क्वेश्चन है, थोड़ा सा डीपली पूछा है। तो इसमें जो आपका कथकली हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, मोहिनी अट्टम हो, इसमें जो जनरली होता है क्या कि समूह में किया जाता है। समूह में मतलब काफी सारे उसमें कलाकार होते हैं। हालांकि अगर आप लोग मोहिनी अट्टम को देखिएगा तो इन जनरल एक ही कलाकार होते हैं, लेकिन ये रूल नहीं है कि सिर्फ एक ही कलाकार सारे वो जो क्या बोल रहे हैं कि भूमिका निभाएंगे, ऐसा भी नहीं होता है। सिर्फ एक ऐसा नृत्य है आपका, यह है भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम में ये होता है कि एक ही कलाकार जो होता है अलग अलग भूमिका निभाता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज याद रखना है। और साथ में मैंने ये सारा कुछ बता भी दिया कि कौन सा नृत्य कहाँ से संबंधित है, इस चीज को भी याद रखिएगा। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछ देते हैं कि कोई नृत्य दे देगा, शास्त्रीय नृत्य दे देगा और पूछेगा ये कहाँ का है। तो आप लोग इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और एक चीज आपको और बता दूं, जो भरतनाट्यम है ना, ये भरत मुनि के जो नाट्य शास्त्र है उसमें इसका जो है जिक्र मिलता है, इसीलिए इसको भरतनाट्यम कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोग इसी तरह से क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में देखेंगे, हो सकता है टाइम लग जाए, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में अगर हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उससे कई तरह के और भी क्वेश्चन सॉल्व होने की संभावना होती है। तो टाइम को भी ध्यान रखना है, लेकिन जानकारी भी हम लोगों को इकट्ठा करना है। ठीक, ये क्वेश्चन तो काफी आसान क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का परिणाम पूछ रहा है, नहीं था। हम लोगों ने हरित क्रांति के बारे में इससे पहले भी देखे थे, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हम लोगों ने पहले भी देखे थे। तो क्या परिणाम नहीं था? इकोनॉमी का क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है, आप लोग तो इजिली इसको आंसर कर सकते हैं। क्या हुआ था? परिणाम क्या था? खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, भाई परिणाम था, ये तो हुआ ही था। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर अत्यधिक निर्भरता, ये हुआ ही था। आप लोग को तो जानते होंगे कि हाइब्रिड जो है बीज का प्रयोग हुआ था, कीटनाशक का प्रयोग हुआ था, सिंथेटिक जो आपका फर्टिलाइजर उसका यूज हुआ था, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज हुआ था। तो इस तरह से ही तो जा करके आपका ये खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा था। ठीक, तो ये भी ऑप्शन नंबर 2 जो है क्या है कि रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों पर अत्यधिक निर्भरता, ये तो बढ़ा ही था, वो अभी भी है। कृषि अवसंरचना में सुधार बिल्कुल हुआ था। अवसंरचना का मतलब सिंचाई का साधन और आपका जो है हो गया ट्रांसपोर्ट का सिस्टम। उसके अलावा भी आपका जैसे बाजार का सिस्टम भी, इसमें भी कहीं ना कहीं सुधार तो हुआ ही है। अगर 1965-66 में जब ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, उस समय क्या था देश का स्थिति? अगर हम लोग खाद्यान्न की में देखें तो अमेरिका पर हम लोग की निर्भरता थी, बाहरी देशों में निर्भरता था। हमेशा वो लोग क्या होता था कि हम लोगों को धमकाते रहता था कि अगर आप लोग इधर उधर किए तो खाद्यान्न रोक देंगे, आपका जो है जनता खाएगा क्या, देश में जो है अफरा तफरी मच जाएगा, ये इस तरह की बातें होती थी। तो उस समय की सरकार ने, जो भी सरकार रहा हो, अच्छा कदम उठाए और आज हमारा देश आत्मनिर्भर है खाद्यान्न उत्पादन में। और आपको पता
होगा। अगर नहीं है तो मैं बता दूं कि जो पिछला जो हम लोगों का कृषि वर्ष था, उसमें देश का खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 357 मिलियन टन, मेट्रिक टन के मिलियन टन, समझते हो, यहाँ पर पहुंच गया 357। ये पूछ सकता है अभी पिछला जो हम लोगों का खाद्यान्न वर्ष था उसमें यहाँ कितना पहुंच गया है, रिकॉर्ड है अभी तक का। ठीक, तो किसके परिणाम स्वरूप हुआ है, ये हरित क्रांति का ही परिणाम है। गरिया या चौथा जो ऑप्शन है कि ग्रामीण जनसंख्या में कमी। भैया ग्रामीण जनसंख्या में कमी कहाँ हुआ, अभी भी तो ग्रामीण जनसंख्या ही सबसे ज्यादा है ना। अगर ग्रामीण, जब हरित क्रांति की वजह से अगर बहुत कुछ सुधर जाता गांव में, खास करके ग्राम में, तो लोग गांव छोड़ के क्यों शहर की तरफ जाता, वहां पे ये क्या बोलते हैं, प्रदूषण जो इतना फैला हुआ है, इतना पोल्यूशन की वजह से सांस लेना भी दुर्लभ हो रहा है, क्यों जाता है, इतना जो है आपको किचकिच में रहना पड़ता है। फिर भी गांव में तो आपको बहुत सारा जगह मिल जाता है। इसलिए ग्रामीण जनसंख्या में कमी नहीं हुआ है, ये अभी भी इस जो है बहुत हायर साइड पे है। अगर 2011 का ही जनसंख्या की बात करें, अभी क्योंकि न्यू आपका ये जनगणना नहीं आया है, 2011 की जनगणना की बात करें तो 31% के आसपास उस समय में हमारा शहरीकरण था। अब हालांकि बढ़ा होगा, मान लो 40 ही 35 से 40 हुआ होगा, फिर भी तो अभी भी ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा है ना। इसलिए ये ऑप्शन क्या बोल रहा है कि ग्रामीण जनसंख्या में कमी हुआ नहीं, परिणाम नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। यहाँ बोला तो परिणाम नहीं था। ठीक, अगला आंसर, माफ कीजिए मैंने सीधा आंसर पा गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। पॉलिटी का क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन तो हर कोई पढ़ के जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक, और संविधान सभा का पहली बैठक जो है, मैं डायरेक्ट ऑप्शन से ही बता देता हूँ कि वो हुआ था आपको 9 दिसंबर को हुआ था। 9 दिसंबर को हुआ था। 9 दिसंबर को हुआ था। कब हुआ था, 9 दिसंबर को। और इसमें जो पहला जो बैठक हुआ था, इसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी को और अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। किसको, सच्चिदानंद सिन्हा को। ये क्वेश्चन में पूछता है कि संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो कौन था, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक, उसके बाद आपका जो 11 तारीख को जो बैठक हुआ था, उस बैठक में 11 दिसंबर की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, 11 दिसंबर, इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा कि 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को पता होगा, बस मैंने थोड़ा सा रिफ्रेश कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या है हम लोगों का अगला क्वेश्चन, देखिए, सार्वजनिक प्रावधान पब्लिक प्रोविजन। सार्वजनिक प्रावधान पब्लिक प्रोविजन उन वस्तुओं और सेवाओं को संदर्भित करता है जिन्हें बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। ठीक है, ये कहाँ से आगे जाता है इतना ये पता नहीं चलता। और डैश, उन वस्तुओं और सेवाओं को संदर्भ जिन्हें बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर अगर हम लोग देखें, अगर इसका आंसर देखें तो ये क्वेश्चन इकोनॉमी का है और क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल है। इसलिए मैंने देखा हूँ कि एसएससी जीडी में भी जो इकोनॉमी का क्वेश्चन पूछता है ना, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, सिर्फ फैक्चुअल नहीं पूछता, इसलिए इकोनॉमी को समझना पड़ेगा। देखो, इसमें कहा क्या रहा है कि सार्वजनिक प्रावधान यानी कि पब्लिक प्रोविजन की बात की रही कर रही। तो पब्लिक प्रोविजन ऐसा वस्तु होता है जो कि पब्लिक फ्री ऑफ कॉस्ट उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन वो सबके लिए अवेलेबल होता है, सब उसका उपयोग कर सकता है। जैसे पब्लिक टॉयलेट हो गया, खेल का मैदान हो गया, तो ये क्या है, पब्लिक प्रोविजन है। ठीक, अब बोल रहा है कि इसका जो वित्त पोषण किस तरह से होता है, किस माध्यम से होता है, कैसे उसको फंडिंग मिलता है, तो इसका होगा, ऑप्शन एक कह रहा है कि बिना किसी प्रत्यक्ष भुगतान के उपयोग किया जा सकता है। ठीक, देखो फिर अगला क्वेश्चन माफ कीजिए, अगला ऑप्शन देखते हैं। केवल प्रत्यक्ष भुगतान के साथ ही उपयोग किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको ये क्या बोला, सार्वजनिक प्रावधान, तो ये सार्वजनिक चीज है, तो केवल जो है ना, और एक चीज और रखना, याद रखना, कोई क्वेश्चन में अगर केवल आ जाए, केवल इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया हूँ, तो सतर्क हो जाना कि वहां पे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ खोट है
और वो आंसर नहीं हो सकता है, इसकी संभावना 99.99%। इसलिए केवल वाला से सचेत हो जाना और केवल वाला को हटा के सीधा जो है किस पे आ जाना, इसमें नहीं है केवल। इसमें भी देखो केवल करदाताओं द्वारा उपयोग किया जाता है, ऐसा नहीं भैया। केवल जो कर देता वही नहीं करता, इसलिए तो इसको पब्लिक प्रोविजन या सार्वजनिक बोलता है ना, कि वहां पे सब जा सके। केवल ऑनलाइन भुगतान, ये तो क्वेश्चन से कहीं कहीं इसका ऑप्शन मिलता ही नहीं है, ऑनलाइन भुगतान के द्वारा। तो क्या होगा इसका, बिना किसी प्रत्यक्ष भुगतान के उपयोग किया जा सकता है, इसीलिए ये क्या है, पब्लिक गुड या सार्वजनिक प्रावधान है, पब्लिक प्रोविजन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री ने किस शताब्दी में की थी? तो ये लगभग 75 से 85 की बात है, ईसा पूर्व की बात है, माफ कीजिएगा ईस्वी की बात है, कि जो पहली शताब्दी की बात है। जो शुंग शासक, अंतिम शुंग शासक था देवभूति। देवभूति की जो हत्या थी, उसके कौन थे, उनके जो सचिव थे, क्या नाम था, वसुदेव। वसुदेव ने कर दिया था, और उसके बाद उन्होंने अपना राजवंश उस पर स्थापित किया था। कहाँ पर स्थापित किया, कहा किया था? आप लोग बोल सकते हैं सर कहाँ पे किया था, तो मगध की गद्दी पर किया था। कन्नव वंश की स्थापना किया था। किसका किया था? कन्नव वंश की स्थापना किया था। किसने किया था? वसुदेव ने किया था। और ये जो आपका जो अंतिम शुंग शासक था देवभूति, उसकी हत्या करके किया था। बस इतनी सी बात है। और कब किया था, देखो इसमें पूछ दिया, शताब्दी पूछ दिया, इसलिए जब भी पढ़ो तो थोड़ा सा ईस्वी को भी देखते हुए चलना है। ईस्वी, अगर ये ईस्वी पता होगा तो आराम से इस क्वेश्चन को आंसर कर लेंगे। और हो सकता है अगले बार ईस्वी ना पूछ करके ये पूछ दे। ठीक है, वैसे भी क्वेश्चन पूछता है, इस चीज को याद रखिएगा। जल्दी से थोड़ा सा हम लोग करते हैं, ये कोई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 8 अगस्त 2024 को राज्यसभा में पेश किया गया बॉयलर विधेयक, बॉयलर विधेयक 2024 किस पूर्ववर्ती बॉयलर अधिनियम को प्रतिस्थापित करने के लिए पेश किया गया? ठीक है, तो इस ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है, तो करंट अफेयर्स के देखो ये विधेयक से भी क्वेश्चन पूछ दिया कि विधेयक जो पेश किया गया था, और ये जो विधेयक काफी पुराना होता है ना, जो काफी पुराना, माफ कीजिए, विधेयक नहीं, जो कानून होता है, एक्ट होता है, खास करके अगर उसको रिप्लेस किया जाए तो वो काफी चर्चा में रहता है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग अब क्या करना है कि जो भी चीज काफी चर्चा में, काफी न्यूज में रहे, तो उस चीज को ध्यान रखिएगा, वहां से करंट अफेयर्स पूछने की संभावना होती है। तो यहाँ पर देखिए, आपको इस तरह के क्वेश्चन हर एक करंट अफेयर्स के जो मैगजीन आते हैं उसमें नहीं देखने को मिलेगा। ये कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, तो वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको इस तरह के जो है ना, ये मटेरियल देखने को मिलेगा। तो इसलिए हम लोगों को न्यूज़पेपर भी पढ़ना चाहिए। अब आप लोग कह सकते हैं सर उतना टाइम कहाँ है, तो टाइम तो निकालना पड़ेगा ना। अगर आप लोगों में देशभक्ति की जज्बा, जो ये जज्बा जाग गई है कि नहीं, अब जो तो जाना ही है सीधा देश की रक्षा के लिए, तो फिर तो ये तो करना पड़ेगा। और आप लोग आसानी से ये चीज़ करते होंगे, मैं तो ये मान के चलता हूँ आप लोग करते होंगे। मैं तो बस बोल दे रहे, इसका ऑप्शन तो मैं बताया नहीं, मैं आगे बढ़ रहा था। तो इसका सही अगर ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कौन सा? बॉयलर अधिनियम 1923। बॉयलर अधिनियम 1923 को स्थापित करने में 100 साल हो गया था। 100 साल से ही चल रहा था, चल रहा था, चल रहा था। ठीक है, उसी को चला रहा था। चलो हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का ये 18वां क्वेश्चन है कि कमरे के ताप और दाब पर कणों की गतिज ऊर्जा, क्या पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, कि मामले में न्यूनतम होती है। कमरे के ताप और दाब पर कणों की गतिज ऊर्जा डैश के होता है, यहाँ पे क्या होता है, डैश होता है। प्रिंट यहाँ पे जो ये इसको जो टैप किया है ना, भूल गया डैश देने के लिए, अब उनको बोलना पड़ेगा यहाँ पे डैश भी दे दूं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है ना बच्चे को। तो ये डैश के मामले में न्यूनतम होती है, बोला किसमें, जो ये कणों के बीच में गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है। आप लोगों को पता होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है, क्या होता है ये काइनेटिक एनर्जी, इसको गतिज ऊर्जा भी बोलते हैं, ये 1/2 mv² होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। यहाँ भी जो होता है किसका वेलोसिटी होगा, ये कणों का वेलोसिटी होगा।
अब एक चीज और आपको बताता हूँ, देखो ये समझने की बात है। ये आपका ठोस है, ये आपका द्रव, और ये आपका गैस है। जो ठोस का जो ये होता है ना, इसकी बनावट होती है, इसका कणों का जो वो होता है ना, पैक होता है पूरा, सटा सटा रहता है, ठीक है, और अपने अपने ही स्थान पे वाइब्रेशन करता है, ये वाइब्रेशन करता है। तो इसके वजह से क्या होता है ना, इसका जो आपका जो गतिज ऊर्जा होता है, काइनेटिक एनर्जी एनर्जी होता है, वो लिस्ट होता है, कम होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें लिक्विड की, द्रव की बात करें, तो ये थोड़ा सा इसमें स्पेस रहता है, इससे ज़्यादा स्पेस रहता है, और फिर इसमें वाइब्रेशन होता है, इसके वजह से इसमें भी क्या होता है, गतिज ऊर्जा होता है, और ये गतिज ऊर्जा इससे ज़्यादा होता है। और सबसे दूर दूर किसका वो ये होता है, कण होता है गैस में। अब आप लोग तो ये चीज़ जानते होंगे। तो इसमें जो होता है भी, इसका वेलोसिटी का जो वैल्यू होता है थोड़ा ज़्यादा होता है, इसके कण का ज़्यादा दूर पे वाइब्रेट करे, इसलिए इसका जो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है। तो इसमें पूछ रहा है क्या, इसका क्या होगा, तो इस चीज को याद रखिएगा कि ठोस का सबसे कम होगा, द्रव का बीच में होगा, और गैस का सबसे अधिक होगा, क्योंकि इसका जो कण होता है दूर 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 फैला रहता है। ये चीज आप लोग तो जानते होंगे। तो पूछ रहा है कि कमरे के ताप और दाब पर, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये ताप और दाब भी इसमें मायने रखता है, पर कणों की गतिज ऊर्जा के मामले में न्यूनतम होती है। तो न्यूनतम किस में होगा, आपको पता होगा कि लोहा क्या है, ठोस है ना, जल, केरोसिन और मीथेन। मीथेन क्या है, मीथेन तो आपका गैस गैस हो गया, ठीक है। अगर अधिकतम पूछता तो मीथेन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे न्यूनतम पूछा है, हो सकता है अगले बार अधिकतम पूछ ले, तो ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका न्यूनतम होता है, ठीक है। चलो आज का हम लोग अंतिम क्वेश्चन, नहीं इसके बाद एक क्वेश्चन और बाकी है, लगता है कुछ ज्यादा टाइम लग गया क्या। हम स्मृति मंदाना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो स्मृति मंदाना के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, चौका छक्का क्या। और ये अभी अपने जो है खेल के लेके हमेशा न्यूज में रहता है, ठीक ना, काफी जो है न्यूज में रहता है, काफी चर्चा में रहता है। अभी हालांकि कुछ पर्सनल बातों के लेकर भी चर्चा में है, हम लोग को उसमें नहीं पढ़ना है, हम लोग को इसका जो जो पॉजिटिव साइड है, खेल है, उसको देखना है। तो ये बोला किस खेल से संबंधित है, तो आप लोगों को पता होगा किससे संबंधित, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो स्मृति मंदाना किससे है, रोशन बताइए तो इसका है। देखिए यहाँ पे जो है हमारे मॉनिटर साहब है रोशन जी, उनको भी पता है ये क्रिकेट खेलती है, ठीक है। तो चलिए आज का हम लोग अंतिम क्वेश्चन लेंगे और फिर सेशन को समाप्त करेंगे, क्योंकि टाइम भी ज्यादा हो रहा है। सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे, तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो इसलिए मंत्रिमंडल के भी रट के जाना है। जब एग्जाम आप लोगों को होने लगेगा ना, उस समय में रट लेना कि कौन है, क्योंकि बीच बीच में चेंज भी तो होते रहता है ना। तो उस समय के हिसाब से जय नितिन गडकरी जी, तो आपको पता है कौन सा है, ये आपका जो रोड मिनिस्ट्री को देखता है, नेशनल हाईवे को देखो कितना अच्छा बना दिया है ना। उसके बाद पीयूष गोस्वामी दे दिया है यार, गोस्वामी था है, गोयल को गोस्वामी कैसे लिख दिया है। एच डी कुमार स्वामी ये भारी उद्योग, एच डी कुमार स्वामी अगर 2024 सितंबर, नहीं ये तो भारी उद्योग का है, तो इसमें धर्मेंद्र प्रधान हो जाएगा इसका सही आंसर। तो ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री शायद अभी भी यही तो है, शायद नहीं, अभी अभी यही है ना, रोशन बताइए कौन है। अच्छा, तो रोशन भी कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी ही है अभी भी शिक्षा मंत्री। तो आज हम लोगों ने इस क्वेश्चन को एनालाइज किया, और ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगर इस तरह से आप लोग अपने प्रिपरेशन को दिशा देते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, और इसके बेसिस पे नया क्वेश्चन आप लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, तो यकीन मानिए कि आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छा करने वाले हैं, बहुत अच्छा करने वाले हैं, और आप सबों का सिलेक्शन होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम लोग काफ़ी मेहनत यहाँ पे कर रहे हैं, और बस आप लोगों का मोटिवेशन चाहिए। अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, और भी हम लोग यहाँ पर अच्छे से अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।